साथियों, आपका इस सेशन में देखिए साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आगे की राह पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि 1 सितंबर 2021 को जो स्टे लगा हुआ था प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर, वो स्टे हट गया है। और आप जानते हैं कि जो ऑर्डर में पॉइंट नंबर 7 है, 7 नंबर का पॉइंट है, उसमें साफ साफ माननीय न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देशित किया गया है कि आप जो 3 तारीख का जो भी अंतरिम ऑर्डर था, यानी स्टे था, जो उसको संशोधित किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, यानी अब उसे मॉडिफाई कर दिया गया, स्टे हट गया है। और जो भी सर्विस रूल है, प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012, जो भी उसके समय समय पर संशोधन हुए हैं, उसके तहत जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, पूरा कीजिए। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी मेरिट लिस्ट होगी, जो भी चयन परिणाम होगा, वो जो भी केस चल रहे हैं उनके अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यानी अभी जो भी केसेस हैं उन केसेस में निर्णय नहीं आया है, चाहे NIOS DLED का केस हो, चाहे ब्रिज कोर्स का केस हो, चाहे अनुबंध का केस हो, तो कोई भी केस में अभी डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि आप स्टे हट चुका है और आप भर्ती आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मेरिट लिस्ट रहेगा, वो माननीय न्यायालय में जो बात चल रहे हैं इस भर्ती से संबंधित, उनके अंतिम निर्णय जो भी आएगा, जब भी आएगा, उसके अधीन रहेगा। अब कुल मिलाकर स्टे हट गया है, सरकार के पास कोई बहाना नहीं है कि अब वो ये कहे कि कोर्ट में केस है। और अब स्टे हटने के बाद आगे की प्रक्रिया चल पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो सर्वाधिक पदों पर, 2000 से अधिक पदों पर, लगभग 2200 पदों पर जो भर्ती आई थी वो नवंबर 2020 में आई थी, और जिसे जून 2021 में पूरा होना था कैलेंडर के मुताबिक। लेकिन विभिन्न वादों के कारण ये भर्ती उलझी रही और अब जाकर इसमें सितंबर 1 तारीख को स्टे हटा है। और काफ़ी दबाव के बाद अब विभाग इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। जैसे कि शिक्षा मंत्री ने खुद निर्देशित किया है कि 20 दिनों के भीतर जो BTC प्रशिक्षित हैं, जिन्हें विभाग द्वारा ट्रेनिंग करवाई गई है, उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं, और इसके मायने ये भी निकलते हैं कि इससे अन्य पक्षों को भी फ़ायदा होने की जो है उम्मीद है पूरी। क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अन्य संगठन हैं, चाहे B.Ed जो है, B.Ed महासंघ जो मुख्य रूप से वो पदों में वृद्धि चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि 4000 पदों तक इसे बढ़ाया जाए। तो वो परिस्थितियां अभी रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, डेटा मांगा जा रहा है। अभी थोड़ा सा उम्मीद दिख रही है कि पद बढ़ जाए, तो वो जनपदों से डेटा मांगा जाएगा, उसमें समय लगेगा। और जिसके बाद जो भी डेटा आएगा 2022 में जो रिटायर हो रहे होंगे, 31 मार्च 2022 को जो भी शिक्षक रिटायर हो रहे होंगे, उनका भी डेटा मांगने की बात की। और उन पदों को भी इस भर्ती में जोड़ने के लिए B.Ed जो TET प्रशिक्षित महासंघ है, जो वर्षवार जिनकी भर्ती होनी है, वो लगातार प्रयासरत है। अब ये सरकार डिसीजन लेगी कि ये पद इसमें जुड़ के आएंगे या सरकार इसमें नई भर्ती निकालती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सरकार के पास खुले हैं। लिहाजा फिलहाल जो B.Ed TET महासंघ है वो चाहता है कि पदों में वृद्धि हो, जो जिससे उनके अधिक से अधिक जो साथी हैं, जो कैंडिडेट हैं B.Ed वाले, वो लाभान्वित हों। अब देखिए साथियों, इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि B.Ed चाहता है कि पदों की संख्या में वृद्धि हो, और जाहिर तौर पे वो चाहेंगे भी कि थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि उनका पहले से स्टेटमेंट है कि समय भले ही लग जाए, लेकिन पदों में वृद्धि हो, ताकि अधिक से अधिक B.Ed वाले अभ्यर्थी इसमें चयनित हो। कि वर्तमान की जो भर्ती आई है वो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। ये पहली बार हो रहा है कि हर अभ्यर्थी किसी भी जनपद से आवेदन कर सकता है, जितने जनपदों में विज्ञापन आया था। इससे क्या हो गया है कि हर एक अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट जो जहाँ पे टॉप में होगा, माना कि एक जनपद में टॉप है तो वो दूसरे में भी टॉप पे होगा, सभी जगह टॉप पे होगा। इससे क्या होगा कि बड़ी विसंगतियाँ, बड़ी समस्या हो जाएगी रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि अगर टॉप 100 हैं तो वो सभी जगह होंगे। इससे क्या समस्या हो रही है? इससे ये समस्या होगी कि जो आने वाले रिजल्ट हैं उनमें वर्षों भी लग सकते हैं कि कब तक वेटिंग निकाली जाएगी। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसमें आप समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे हैं, जो 2-3 विकल्प शिक्षा विभाग के पास हैं, उसमें सबसे
पहला विकल्प डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग इन परिस्थितियों में सभी पदों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो पूरी होगी नहीं जो भर्ती है समय से, उसमें जो कैंडिडेट हैं वो चयनित नहीं हो पाएंगे पूरे। तो पहला विकल्प जो है वो सबसे पहले है स्टेट काउंसलिंग। और स्टेट काउंसलिंग के सामने भी तमाम समस्याएं हैं। अगर आप सभी पदों की स्टेट काउंसलिंग करते हैं, ये विभाग का जो गणित है, सभी पदों की अगर स्टेट काउंसलिंग करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि जो बीएड टीईटी अभ्यर्थी हैं उनके सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है पदों को लेकर जो वर्तमान भर्ती है। तो इसमें जो सेकंड विकल्प जो निकल के आता है, चूँकि शिक्षा मंत्री ने बीटीसी प्रशिक्षितों को, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षितों को नियुक्ति देने की बात की गई है, जो 20 दिन में संभव है, क्योंकि तकरीबन 500 से 600 के बीच अभ्यर्थी यहाँ उत्तराखंड में है जो बीटीसी ट्रेनिंग है, 650 का बैच होता है। तो 500 से 600 के बीच में तो या तो इनकी डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग करवाई जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलिंग करवाई जाए, तो उसमें भी थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर काउंसलिंग करवाई जाएगी तो उसमें भी वेटिंग का इशू आएगा। तो इससे बेहतर ये है कि देहरादून में जो काउंसलिंग है वो आयोजित की जाए और पहले जो बीटीसी डीएलएड वाले हैं उनको दिया जाए। इससे देने का ये फ़ायदा होगा कि जो बीएड वाले हैं वो एडवांटेज में रहेंगे। अगर बीटीसी सीटें दी जाती हैं तो इससे क्या होगा कि बीटीसी वाले जिस जिस कैटेगरी में हैं वो अपने जनपदों में उन सीटों को ले जाएंगे। इससे जो जिस भी कैटेगरी में सीटें बचेंगी वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए वर्षवार मेरिट के लिए जाएगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि विभाग का जो रोड मैप बन रहा है 20 दिन का, उसमें ये समीकरण फिट बैठता है कि सर्वप्रथम बीटीसी वालों को ज्वाइनिंग दी जाए। इससे क्या होगा कि बीएड वालों की राह आसान हो जाएगी। बीएड वाले अभ्यर्थी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस जनपद में कितने बीटीसी वाले भेजे गए और कितनी सीटें वहाँ पर खाली हैं। और एक इसमें सार्थकता इसलिए भी दिखती है क्योंकि देहरादून में यदि बीटीसी प्रशिक्षितों की काउंसलिंग की जाती है, 500 से 600 बीटीसी प्रशिक्षितों की काउंसलिंग की जाती है, तो उन्हें उस जनपद में भेज दिया जाएगा जहां पर उनकी चॉइस है और जहां पर वो मेरिट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और उस जनपद से उतनी सीटें लेस कर दी जाएंगी। एक विकल्प ये बचता है विभाग के पास 20 दिन का। बाकी जो दूसरी जो बात है कि विभाग 20 दिन में 2687 पदों पर भर्ती कर पाएगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इसके जो नुकसान हैं वो सीधे सीधे बीएड टीईटी अभ्यर्थियों को जा रहे हैं, क्योंकि अगर पदों पर भर्ती हो गई तो फिर पदों की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो इसमें बेहतर यही है कि चूँकि विभाग पर दबाव बहुत है और विभाग भर्ती करेगा चाहे कुछ ही पदों पर करे। और दूसरी इसमें एक समस्या और है कि चूँकि विभिन्न वाद अभी कोर्ट में लंबित हैं और वादों पर अभी डिसीजन नहीं आया है, तो इस डिसीजन ना आने के मद्देनज़र विभाग इस केस में इन ऑप्शंस पर भी विचार कर सकता है कि इस प्रकार के ऑप्शन अपनाए जाएं, जिससे आने वाले समय में जो 2022 तक को शामिल करने की बात की जा रही है, तो चूँकि उस कार्रवाई में समय लगेगा, तकरीबन 1 महीने का कम से कम समय लगेगा। अब डेटा मांगा जा रहा है तो जनपद डेटा इकट्ठा करके फिर जनपद डेटा बना के फिर देहरादून देंगे और देहरादून फिर डेटा बना के उसमें पदों की संख्या को देखेंगे कि कितने अब टीचर्स मार्च 2022 में रिटायर हो रहे हैं। तो ये सभी के सभी चीज़ें हैं, इनमें कैलकुलेशन बैठेगी और इन कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे जो वर्तमान में मुफीद परिस्थिति लगती है वो ये लगती है कि बीटीसी प्रशिक्षितों को इन 20 दिनों में जो शिक्षा मंत्री या जो विभाग का या जो तमाम न्यूज़पेपर से आप पढ़ रहे होंगे उनको नियुक्ति दी जा सकती है, जिससे एटलीस्ट एक रास्ता भर्ती का खुल सकता है। अदरवाइज होगा क्या कि पदों की संख्या में वृद्धि के मामले में पदों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी और बीएड टीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनमें जिन अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अंदर आना था उनका भी एक मौका चूक जाएगा। और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी यही जो डिमांड है सरकार से कि अभी पदों की संख्या में वृद्धि की जाए, 4000 पदों तक इसको ले जाया जाए। तो इन परिस्थितियों में जो 20 दिन का टाइम पीरियड है उसमें यही मुफीद लगता है कि सरकार विभाग देहरादून में काउंसलिंग करवाए या सभी डीओज को बुला के देहरादून में काउंसलिंग करवाएं या खुद निदेशालय काउंसलिंग करा के पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को जनपदों में भेजे। तो 20 दिन या 20 से 30 दिन के बीच तो यही संभव लगता है और बाकी विभाग के पास कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टेट जो काउंसलिंग होगी उस स्टेट काउंसलिंग के
एक पक्ष को फायदा होगा तो दूसरे पक्ष को उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, उसमें जो टेक्निकलिटी है उसके हिसाब से। और अगर जनपदों में काउंसलिंग करवाई जाती है तो उस जनपद में काउंसलिंग करवाने से क्या होगा कि ये भर्ती बहुत लंबे समय तक चलेगी। जिन अभ्यर्थी, लगभग सभी अभ्यर्थियों ने सभी जनपदों में आवेदन किया है और अधिकतम पद 400 है और अभ्यर्थी हैं 26,000। तो इसमें होगा क्या, जो 400 हैं वो सभी जगह टॉप पे रहेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा विभाग के लिए, इसको निपटाना ये गले की फांस बन सकता है। इसलिए वर्तमान में ये मुफीद परिस्थिति, इसलिए शिक्षा मंत्री ने ये जो डिसाइड किया, ये जो निर्णय लिया कि जो 20 दिन के भीतर हम बीटीसी प्रशिक्षितों को दे देंगे, तो उससे कम से कम ये लग रहा है कि एक तो बीटीसी प्रशिक्षितों ने जिन्होंने बिल्कुल सरकार की नाक में दम कर रखा है उनको नियुक्ति दे दी जाए। क्योंकि अभी आज की डेट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरकार पर सबसे ज़्यादा जो जिसका दबाव है या कहीं जिसका दबाव है वो है बीटीसी प्रशिक्षित, जो सरकार ने जिन्हें करवाया है डीएलएड बीटीसी, जिसे उत्तराखंड में बीटीसी के नाम से जानते हैं। तो डीएलएड के अभ्यर्थियों को, विभागीय डीएलएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए और जिससे सरकार के नाक का सवाल भी है और सरकार का सरदर्द भी हटे। उसके बाद जहाँ तक रही पदों की बात, तो पदों की संख्या बढ़ने में अभी समय लगेगा और उस समय लगने के साथ साथ चूंकि सरकार को भर्ती भी निपटानी है और चूंकि कुछ वाद लंबित भी है, तो इन परिस्थितियों में सरकार के लिए सबसे मुफीद परिस्थिति यही है कि 20 से 25 दिनों के भीतर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुछ नियुक्तियां दे दी जाए और उसके बाद पदों की संख्या बढ़ा के अन्य जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी रास्ता खोला जाए। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं।